हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सोनिया। वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज हम करने वाले हैं जो सीटेट 2018 में पेपर आया था लेवल 1 के लिए, मैथ्स के लिए। तो आज हम उसको उनके क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो 30 क्वेश्चंस टोटल जो आपके आते हैं सीटेट एग्ज़ाम में, तो हम इनको क्वेश्चन 1 बाय 1 कर लेते हैं सॉल्व कि किस तरीके से क्वेश्चन आपके आते हैं एग्ज़ाम में, आपको ये भी पता चल जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इसका जो आपका 2018 में सीटेट लेवल 1 में आया था। सो क्वेश्चन नंबर 1, तो आपको क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे मैथ्स के। तो इसमें देखो फर्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 31 से दिया हुआ है। तो हरीश ने 18:40 पर अपनी यात्रा शुरू की और 22:20 पर समाप्त की। यात्रा पूरा करने में लिया गया समय है। तो ये आपसे पूछा गया था कि इसका क्या आंसर आएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इतने बजे से टाइम शुरू हुआ है, यहाँ पे ख़त्म हो गया है, तो इट्स मीन हमें टाइम पीरियड बीच का बताना है, तो सब्ट्रैक्शन होगा। तो हम देखो इसको ऐसे करेंगे 22 और 20 और यहाँ आ जाएगा 18 एंड 40। क्लियर। अब एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है, ये जो क्वेश्चन है ना, मैं आपको दो तरीके से बताने वाली हूँ और दोनों आंसर आपको मिलेंगे। तो एक तो ध्यान रखना है, मैं यहाँ पे एक बार लिख देती हूँ। तो जल्दबाजी में कभी भी क्वेश्चन को गलत नहीं करना है आपने। देखो कैसे करेंगे। अब देखो, अगर मैं वैसे तो करेक्ट आंसर का मेथड क्या होगा, कभी भी हम जो लेते हैं ना मिनट्स, वो 20 यानी कि 100 नहीं होता वो कंप्लीट, वो हमेशा क्या होता है यहाँ पे 60 तक ही होता है। तो हम इसको काउंट कट करके ना यहाँ पे 21 कर देंगे और ये हमारा 60 और 20 80 हो जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे 22 आवर्स जो है ना उसको कन्वर्ट दिया 21 आवर्स में और 60 को हमने ऐड कर दिया 20 में। तो ये आ जाएगा आपका 804 और 11 - 8 इज़ 3, यानी 3 आवर्स एंड 40 मिनट। तो अब मैं देखो इस तरीके से करके कर दिखाऊँ मैं आपको। तो जल्दी में हम क्या करते हैं, पेपर में इस तरीके से सोल्व कर लेते हैं। वैसे हमारा आंसर तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। तो इसमें क्या था 0, अगर मैं माइनस करूँ उसको बोरो करना पड़ेगा। 12 - 6 4 क्या हो जाएगा 6 और 2 8 और देखो 3। आपको देखो ये ऑप्शन भी मिल रहा है एग्जाम में, मिल रहा है ना। तो इस तरीके से आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। तो इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है कि जब भी हम मिनट्स या आवर्स की हम बात करते हैं, तो ये पीछे जो होता है ना आफ्टर पॉइंट, यानी कि हम जो मिनट्स की वैल्यू लेते हैं वो 2 डिजिट में आती है और वो 100 के ऊपर नहीं होती है। तो हम बेसिकली जो हम नॉर्मली जो हम क्वेश्चंस करते हैं ना एडिशन सब्ट्रैक्शंस के, तो हम उसमें बोरो करते हैं। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो देखो दोनों ही आंसर आपको दिए हुए थे कन्फ्यूज़ करने के लिए, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगली बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। 200 ml और 300 ml माप वाले बर्तनों का उपयोग कर 2000 ml आयतन की एक बाल्टी भरनी है। 200 ml और 300 ml के बर्तनों द्वारा क्रमश बाल्टी भरने के लिए बर्तनों के निम्नलिखित संयोजनों में से कौन सा सही नहीं है। आपको नहीं है बताना है। तो पेपर में ध्यान रखना है कि कई बार हम ना नहीं पे ध्यान ही नहीं देते हैं, तो नहीं है बताना है। तो इस तरीके जो क्वेश्चन है ना वो हम एग्जाम इनके जो ऑप्शन है उनसे करेक्ट करेंगे। अब देखो यहाँ पे 200 और 300 दिया हुआ है आपको, 200 और 300 दिया हुआ है। देखो यहाँ पे ऑलरेडी करके किया ही हुआ है जिनका पेपर है ये। 200 और 300 दिया हुआ है। तो आपको पहले ऑप्शन में देखो 6 और 3 है, यानी 6 का मतलब क्या हो गया, ये 200 वाला बटर हो गया और ये 300 वाला हो गया सेकंड वाला। तो 6 2, अब देखो 6 3 जा, यहाँ पे ये तो गलत ही हो गया, हमारा पहला ऑप्शन गलत हो रहा है। तो ये देखो 6 और 3 है, ठीक है। तो 6 2 12 और ये 3 3 जा 9 हो गया, यानी इनको ऐड करने पे हमें कितना पानी मिलना चाहिए 2000, ठीक है 2000 मिलना चाहिए हमें। लेकिन यहाँ पे ऐड करने पे कितना आ रहा है 21। तो पहला ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो गया। आप अगर चेक करना चाहते हैं तो और भी चेक कर सकते हैं। जैसे 1 और 6 है, 1 के लिए क्या हो गया 2 2 हो गया और 6 के लिए क्या होगा 6 3 18, ऐड करने पे अगेन क्या आ रहा है 20 आ रहा है। इसी तरीके से 4 4 के लिए 4 2 8 एंड 4 3 12, तो ऐड करने पे 20 आ रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 इसमें क्या हो जाएगा करेक्ट, यानी कि ये वाला ऑप्शन गलत है। क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। निम्नलिखित में से 7.1 मल्टीप्लाई 3.85 अपॉन में 9.09 का सबसे अच्छा अनुमान कौन सा है। अब इसमें आपको मैंने ये ना इस अप्रोक्सीमेशन जो चैप्टर है मैंने करवाया हुआ है कवर आपको। अगर आपने वो करना हो तो आप इस वीडियो से प्लेलिस्ट में जाकर मेरी सारी वीडियोस देख सकते हैं। मैंने इससे पहले 24 टॉपिक्स कवर करवाए हुए हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ देखो, अप्रोक्सीमेट बताना है आपको। तो अप्रोक्सीमेट मैंने सिखाया था आपको कि इसमें क्या है 7.1, तो 7 यानी इसकी नियर क्या होगा। अब देखो अगर ये वैल्यू हमारी होती है 7.6 तो हम इसको ऐड कर देते 1, ये 8 हो जाता। लेकिन अब ये 7.1 है, 5 से कम है, तो ये 7 का 7 रह जाएगा। फिर हम इसको एज इट इज लिख देते हैं 7। अब 3.85, अब 3 यहाँ देखो 5 से बड़ा है ना ये, तो ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा तो ये 4 हो जाएगा। 9.09, अब ये 9 अगर ऐड करेंगे तो इसमें 1 आ जाएगा, तो 9.1 हो गया ना। तो हमारा अप्रोक्सीमेट क्या आ जाएगा 9। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। यदि ग्रिड में एक छोटा वर्ग 4 वर्ग इकाइयों का है तो ग्रिड पर बनाए गए आयत का परिमाप क्या है।
4 वर्ग इकाइयों का आपको बता रहा है। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको, 4 वर्ग इकाइयों का बता रहा है, 4 स्क्वायर यूनिट है उसकी। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे काउंट कर लेंगे हम कितने हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 है। ठीक है, 8 है। अब देखो ये आपको एरिया दिया हुआ है। एरिया क्या होता है किसी भी वर्ग का, ए स्क्वायर, तो ए की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 2, यानी कि इसकी जो सारी साइड्स हैं ना वो कितनी हैं 2 सेंटीमीटर्स हैं। तो आपसे पूछा क्या गया था इसमें कि आयत का परिमाप बताना है। परिमाप क्या होता है, इन सबको ऐड कर देंगे तो कितने थे, ये 8 थे ना, तो 8 ये 1 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 एंड 24। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 24 इकाइयाँ। क्लियर, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 24 इकाइयाँ। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। एक बच्चे ने 5 विषयों में से प्रत्येक में 75 अंक प्राप्त किए। बच्चे द्वारा प्राप्त अंकों की माध्यिका क्या है। देखो पहले ये क्वेश्चन ना 2 तरीकों से हो सकता है। अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। इसमें देखो क्या दिया हुआ है, आपको माध्यिका पूछी गई यानी कि मीन पूछा गया आपसे। तो एक चीज़ और नोट करने वाली है कि एक बच्चे ने 5 विषयों में प्रत्येक में 75 ही लिए हैं, यानी कि सब में 75 ही लिए हैं। तो सिंपल सी बात है, माध्यिका भी क्या आएगा 75 ही आएगा। अगर आपको फिर भी थोड़ा सा डाउट होता है तो जस्ट आप क्या करेंगे 75 75 75 75 और 75 इनको क्या करेंगे ऐड करके 5 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तब भी आंसर कितना आएगा 75 ही आएगा। अब हम बात करते हैं 36 की। दिए गए ठोस को निम्न में से किसको मोड़कर बनाया जा सकता है। ये जो आपको आकृति दी हुई है ना, कि कहता है कि इनमें से किसको मोड़ें कि हमारी यही आकृति बन जाए। अब देखो ये हम पीछे की तरफ मोड़ेंगे, इधर ये तो बन नहीं रही है, ये तो रॉन्ग हो जाएगी। अगर हम इसकी बात करें ये इसके पीछे आ जाएगी, ये भी इसके पीछे आ जाएगी और ये इसके पीछे आ जाएगी, भी नहीं बन रही है। हम थर्ड की बात कर लेते हैं। अब देखो ये मोड़ेंगे तो नीचे की तरफ चली जाएगी, ये भी चली जाएगी और ये भी चली जाएगी, यानी कि जब हम बैक साइड में जब इसको मोड़ेंगे ना तो ये फ्रंट में सिर्फ ये बचेगा, बाकी सारा बैक में चला जाएगा और बैक में क्या दिखाई देगा इस तरीके की हमें शो होगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 इसमें करेक्ट हो जाएगा। हम बात करते हैं 37 की। यदि निम्नलिखित पाई चार्ट में लाल भाग 40 है तो सफ़ेद भाग क्या है। अब देखो लाल भाग 40 है, ये दिया हुआ है, लाल भाग 40 है, यानी कि हमें कंप्लीट भाग तो नहीं पता, तो कंप्लीट क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। पूछा क्या गया आपसे सफ़ेद भाग, सफ़ेद भाग इसके बराबर है 1/8, यानी 1/8 किसका कंप्लीट का 1/8। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 10। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। निम्नलिखित ठोस आकार का निरीक्षण कीजिए। आपके पास यहाँ पे एक ठोस दिया गया है, निम्न में से कौन सा दिए गए ठोस की ऊपरी सतह को दृश्य है। यानी कि हम अगर ऊपर से देखें ना, जब सपोज करो ये कुछ हमारे पास इमेजेस हैं वो नीचे रखी हुई हैं, धरती पे रखी हुई हैं, हम छत पे खड़े हुए हैं, ऊपर से हम देख रहे हैं तो किस तरीके से हमें दिखाई देगा ये आपको बताना है। तो एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखें कि जब भी इस तरीके का व्यू आए ना तो आपको जस्ट ऊपर के सरफेस को काउंट करना है और जो ऐसी आपको नीचे इमेज दिखे वही आपका आंसर होगा। क्यों कह रही हूँ मैं आपको ऐसा कि हम अगर इसको ऊंचाई से देखेंगे ना हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये कितना नीचे है, ये कितना नीचे है, ये कितना ऊपर है, ये सारे एक ही जैसे दिखाई देंगे हमें। हम ऊपर से हम टॉप से देखेंगे तो ऐसा आप देखो कितने फ्लोर हैं इसके, कितने इसके हैं 1 2 3 4 हो जाएंगे। तो 4 का मतलब क्या हो गया, ये जो हमारी इमेज है जो हमारी सेकंड वाली ये हमें दिखाई देगी जब हम इसको ऊंचाई से देखेंगे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किसकी लागत अधिक है। आपसे पूछा गया है कि इसमें से किसकी लागत अधिक है। तो फर्स्ट है आपका ₹250 प्रत्येक पैकेट वाले 200 पैकेट, यानी 250 का पैकेट है एक और उसके टोटल पैकेट कितने हैं 200 हैं। अगला भी पढ़ लेते हैं एक बार। ₹250 प्रत्येक वस्तु के 20 दर्जन। अब 20 दर्जन देखो कॉस्ट तो सेम है लेकिन यहाँ पे 200 पैकेट्स हैं। अब दर्जन की बात करें तो 20 × 12 यानी 240। अब सिंपल सी बात है पैकेट ज़्यादा हो गए तो पैकेट ज़्यादा हो गए तो इसकी कॉस्ट भी ज़्यादा होगी। गणना नहीं की जा सकती, नहीं गणना तो की जा सकती है। तो हम इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 ये है ना इसका ये 2 ये करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 ये डैश 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 का मतलब डॉटेड का मतलब है कि हमें नहीं पता कब तक कहाँ तक जाएगा, यानी इन्फिनिटी है का सम संख्यक पदों तक योग है। अब संख्यक पदों तक योग बताना है। अब इसमें देखो एक चीज़ देखो आप अल्टरनेट साइन आपको दिखाई दे रहे होंगे प्लस माइनस, तो ये प्लस का ही माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस सारे आपस में कटते ही जाएंगे तो आंसर में क्या बचेगा आपका 0। तो आंसर नंबर 2 ऑप्शन नंबर 2 क्या आ जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसके आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए। नहीं वाले क्वेश्चन पे ध्यान दिया करिए, हमेशा नहीं वाले क्वेश्चन गलत होते हैं। नहीं होना चाहिए पूछा गया है। पहला है तर्क कौशल का विकास, नहीं बच्चे की तर्क कौशल का विकास तो होना चाहिए।
गणितीय अवधारणाओं को समझना, जो गणित की अवधारणाएं हैं उनको भी उनको समझ में आना चाहिए। गणितीय भाषा का विकास, यानी कि उनकी हमने सिंपल सी बात है, अगर हम कुछ करवा रहे हैं तो उसकी भाषा का विकास करने के लिए समझा रहे हैं उनको। गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता। अब देखो, अगर कोई बच्चा सीख रहा है, ठीक है, तो ज़रूरी तो नहीं है ना कि वो एक बार में करेक्ट आंसर बताना शुरू कर देगा, यानी उसके आंसर हमेशा ही सही आएंगे। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट हो जाएगा, यानी ये इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हो सकता है कि बच्चा 1-2 बार रॉन्ग आंसर बताए आपको, लेकिन उसके बाद वो क्या करेगा, उससे सीख जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। प्रारंभिक कक्षाओं में एक गणितीय अवधारणा के विकास में निम्नलिखित निर्देशों का अनुकरण किस प्रकार किया जाना चाहिए। यानी कि हम जो छोटी क्लासेस में ना, हम जैसे गणितीय अवधारणा की हम बात करें, विकास की बात करें, तो किस अनुक्रम में होना चाहिए। देखो यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है चित्र बनाना, प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग। अब देखो ये चित्र बनाना और इन दोनों ऑप्शन को देखो। चित्र बनाना यानी अगर मैंने कुछ चित्र बनाया, उसको देख के मैं बच्चों को समझा सकती हूँ ना, यानी ये ऑप्शन तो दोनों एक साथ ही आएंगे। फिर है अनुभव प्रदान करना, भाषा के माध्यम से समझाना। अब अनुभव का मतलब क्या होता है, प्रीवियस नॉलेज की बात कर रहे हैं। जैसे हम कुछ भी टॉपिक बच्चों को करवा रहे हैं, समझ कर मैं एडिशन ही बता रही हूँ बच्चों को, 2+2=4 होता है, तो हम डेली यूज़ जो हम करते हैं ना, जैसे मान लो शॉप पे जाता है, कुछ परचेज करता है, तो हम इस तरीके के एग्जाम्पल्स उसको अगर हम जोड़ेंगे ना, तो पहले वाले अनुभव को हम याद करवाएंगे, ये ज्ञान उनको देंगे, जोड़ेंगे उस ज्ञान से, तो वो उनके लिए समझना क्या होगा, आसान हो जाएगा। तो पहले हम क्या देंगे, अनुभव देंगे उनको, फिर हम उनकी भाषा के माध्यम से समझाएंगे, देन हम चित्र बनाएंगे और फिर प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग करेंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 3 इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं। एक बच्चे ने नीचे दिखाए अनुसार 2 संख्याएं घटाई। अब देखो यहाँ पे 83 में से 27 को उसने माइनस कर दिया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे के घटाव सीखने का बोध कराता है। तो पहले हम चेक कर लेते हैं कि उसकी कैलकुलेशन ठीक है या नहीं। अब 17 - 4, देखो ये तो गलत हो गया ना, लेकिन 8 - 2 उसने 6 कर दिया। तो अब ये क्या दिखा रहा है, देखो यह एक गलती है और इसे बार बार अभ्यास करके सुधार किया जा सकता है। अब देखो गलती भी हो सकती है, लेकिन आगे चेक कर लेते हैं ऑप्शन, ये भी ठीक ही लग रहा है। बच्चे को घटाव की प्रक्रिया में स्थानीय मान के बारे में गलत धारणाएं हैं, यानी कि ये भी हो सकता है कि जो स्थानीय मान है, यानी कि इसका जो हमारा स्थानीय मान है, यानी जो ये वाली वैल्यू है ना, कि किस तरीके से कैरी लेते हैं, ये समझ में होता है, उसको आता ही ना हो। सही में कह रहा है वो नहीं आता, क्योंकि इसमें देखो यहाँ पे बोरो, यहाँ पे इसने 8 - 2 डायरेक्ट कर दिया, इसने यहाँ पे सोचा ही नहीं, इसने 7 - 3 कर दिया, तो ये इसने बोरो किया ही नहीं। फिर अगला देख लेते हैं। बच्चा नहीं जानता कि कैसे घटाना है। बच्चा जानता तो है कैसे घटाना है, लेकिन उल्टा घटा रहा है वो। बच्चा 2 अंकों वाली संख्याओं के घटाव की प्रक्रिया जानता है, नहीं जानता है। क्यों नहीं जानता है, क्योंकि हमने अभी चेक किया, उसका क्वेश्चन तो गलत है, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। अधिगम और आकलन के चक्र के निम्नलिखित चरणों को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अधिगम और आकलन का जो चक्र है हमें बताया हुआ है। पहले दिया हुआ है शिक्षण अधिगम के साथ एकीकृत आकलन, शिक्षण अधिगम और आकलन की योजना बनाना और उसका संगठन, प्रगति रिपोर्ट का विकास। अब प्रगति रिपोर्ट तो कैसे हो जाएगी, पहले तो हम कुछ सिखाएंगे ना बच्चों को, उसके बाद ही आएगा, तो ये तो नहीं होगा। बच्चों की अधिगम और प्रगति की प्रतिपुष्टि रिपोर्टिंग, ये भी तो, ये दोनों तो एक साथ ही आएंगे। तो इन दोनों में चेक कर लेते हैं। शिक्षण अधिगम के साथ एकीकृत आकलन, आकलन तो हम कब करेंगे, जब हम पहले कुछ करवाएंगे। शिक्षण अधिगम और आकलन की योजना बनाना और उसका संगठन, तो ऑप्शन नंबर 2, 1, 3 एंड 4, तो हमारा क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की। रोमन अंकों का उपयोग आमतौर पर हिंदू अरबी अंकों जैसी संख्याओं के लेखन में क्यों नहीं किया जाता। आपने देखा होगा कि जो रोमन अंक काउंटिंग हम जो करते हैं ना, काफ़ी हम मतलब जैसे एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आते हैं या फिर हम खुद प्रिपेयर करते हैं पेपर्स में 1 2 3 हम लिखते हैं, तो नॉर्मली हम इतना ही यूज़ करते हैं, ज़्यादा यूज़ क्यों नहीं करते हैं। कहते हैं कि बच्चे अंग्रेजी वर्णमाला और रोमन अंकों में भ्रमित हो जाते हैं। नहीं, ये तो हम देख लेते हैं अभी। ठीक है, रोमन अंक स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते, इसलिए इन अंकों का उपयोग करके गणना करना मुश्किल हो जाता है। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या है, रोमन जो अंक हैं वो स्थानीय मान का नियोजन ही नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है कि जो अंक हम जैसे से बड़े अंक आते जाएंगे ना, तो उसमें वो कन्फ्यूजन, काउंट करना मुश्किल होता जाता है, तो इसलिए हम उसको काउंटिंग का यूज़ नहीं करते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 46। एक शिक्षक अपनी कक्षा में बच्चों को उनके परिवेश में मौजूद वस्तुओं के भौतिक गुणों को अपने शब्दों में समझाने के लिए प्रोत्साहित करता है। अपने छात्रों के साथ ऐसी गतिविधि करने के पीछे शिक्षक का सबसे उचित उद्देश्य क्या है। पहला देख लेते हैं। यह एक उपयोगी गतिविधि है जो एक बच्चे को आकारों का परिचय कराती है। यह एक बहुत ही रोचक गतिविधि है जिसे आकार की अवधारणा को पुनः देखने के लिए खाली समय में किया जा सकता है। बच्चे अपनी भाषा में वस्तुओं को समझाने का आनंद लेते हैं, जैसे कि वे डम्ब शराड्स खेलना,
आनंद करते हैं। आगे आ जाता है, यह बच्चों को अनौपचारिक रूप से किसी वस्तु के भौतिक गुणों का निरीक्षण करने का अवसर देता है, जो आकारों के बारे में उनकी समझ को गहन बनाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित, यानी कि जो अशिक्षित दुकानदार जो यूज़ करते हैं ना गणित को, उसके बारे में क्या अवधारणा है देख लेते हैं कि संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा चर्चा की जानी चाहिए। गणित कक्षा में उपयोगी नहीं है, उपयोगी तो है। सभी गणितीय समस्याओं को हल करने में बहुत उपयोगी है। में अस्पष्टता और बहुत कम स्तर की शुद्धता है। इसमें कहते हैं जो अशिक्षित दुकानदार जो यूज़ करते हैं ना प्रणाली, तो उसको क्या करना चाहिए कि संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा चर्चा की जानी चाहिए, बच्चों को उसके बारे में बताना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है 48। एक शिक्षक को गणित कक्षा में बच्चों के एक विषय समूह को कैसे संभालना चाहिए। अब जैसे एक गणित शिक्षक है, कक्षा में बच्चों के एक विषम समूह, यानी विषम समूह का मतलब हो जाएगा कि जो अलग अलग जो डिफरेंट जो स्टूडेंट्स होते हैं अलग अलग एबिलिटीज़ के, तो उनको कैसे संभालना चाहिए। फर्स्ट है कम क्षमता वाले बच्चों के अनुसार कक्षा में प्रश्न हल करके और उच्च क्षमता वाले बच्चों को जटिल प्रश्न गृह कार्य को देकर। सेकंड, एक ही क्षमता वाले बच्चों को एक साथ समूहित रखकर और उनकी क्षमता के अनुसार प्रश्न देकर। एक ही कक्षा में सभी बच्चों को एक साथ समूहित रखकर या फिर अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को एक साथ समूहित रखकर, ताकि वे एक दूसरे को सीख सकें, यानी ऑप्शन नंबर 4 का करेक्ट हो जाएगा। अब देखो सिंपल सी बात है, हमने समावेशी शिक्षा के बारे में तो पढ़ा ही है, तो वो क्या कहती है कि सभी के लिए शिक्षा, ठीक है, एक ही जैसी शिक्षा देनी है। तो ये इसमें तो बात कर रहा है कि अलग अलग बच्चों को अलग अलग वर्क करवाया जाए, तो ये तो गलत ही हो जाएगा। फिर इसमें दिया हुआ था कि एक ही क्षमता वाले बच्चों को अलग कर दो, दूसरी क्षमता वाले बच्चों को अलग कर दो, तो ये भी गलत हो जाएगा। एक ही कक्षा में सभी बच्चों को एक साथ समूहित रखकर, एक साथ समूहित रखना भी मुश्किल है क्योंकि क्या पता बच्चे किस तरीके से हैं, तो एक साथ समूहित नहीं किया जा सकता। तो अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को एक साथ समूहित करके रखकर, ताकि वे दूसरे से सीख सकें। यानी मान लो कि एक बच्चा है जिसका मैथमेटिक्स काफ़ी अच्छा है, तो उसको दूसरे बच्चों के साथ उनको हम अगर कंबाइन कर लेते हैं तो वो क्या करेगा, उससे कुछ सीख सकेंगे। ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की। गणित में सीखने के प्रतिफल इसलिए विकसित किए गए हैं ताकि वर्ष की अंत परीक्षाओं के लिए बच्चों को तैयार किया जाए। 9, गणना के लिए बच्चों को लघु विधियां बताई जाएं। विभिन्न शैक्षणिक सर्वेक्षणों में बच्चों की उपलब्धि बढ़ाई जाए, या बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षता और कौशल को परिभाषित किया जाए। किस लिए की जाती हैं प्रतिफल के लिए? बच्चों द्वारा जो हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षता है ना, और जो कौशल है उसको परिभाषित करने के लिए किया जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 550। निम्नलिखित में से कक्षा में हो रहा कौन सा कार्य एक गतिविधि है? यानी कि ऐसा कौन सा कार्य हो रहा है जो एक गतिविधि में काउंट होता है? बच्चों का अन्वेषण में लगना। अब बच्चे, सिंपल सी बात है, जो बच्चे एंगेज हो गए, कोई काम करने में लगे हुए, अन्वेषण में लगे हुए हैं। सेकेंड है शिक्षक समझाते हैं प्रश्न कैसे हल करें, ये तो गलत हो जाएगा। बच्चों द्वारा कविता के रूप में गिनती का वाचन, ये तो एक रटने टाइप की प्रवृत्ति हो गई। बच्चों द्वारा श्यामपट्ट से नकल करना कोई एक्टिविटी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, बच्चों का अन्वेषण में लगना। क्वेश्चन नंबर 51। बच्चों के बीच गिनती के कौशल को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संख्या अवधारणा के रूप में सीखने के लिए आवश्यक नहीं है, ध्यान रखना है अपने एग्जाम में हमेशा। पहला है समूह बनाना। अब समूह बना के, दूसरा है एक एक संगतता, फिर क्रमबद्धता, संख्या नाम यादृच्छिक रूप से पढ़ना। यानी कि समूह बना के भी पढ़ना है, ठीक है, एक एक संगतता से भी है, और क्रमबद्धता से तो सिंपल सी बात है, पढ़ाना ही है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। एक बच्चे से यह पूछने पर कि क्षेत्रफल क्या है, उसने लंबाई और चौड़ाई उत्तर दिया। क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में बच्चे की समझ के बारे में आप क्या कह सकते हैं? इसमें दिया है पहला, बच्चा क्षेत्रफल और परिमाप की अवधारणा के बीच उलझन में है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसने आंसर तो दिया है। बच्चे को क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में कोई जानकारी नहीं है, जानकारी तो है। बच्चे ने किसी भी बंद आकार के क्षेत्र के सामान्य विचार को आयत के क्षेत्रफल के रूप में उपयोग किया है, ये ठीक लग रहा है। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। बच्चा सही कह रहा है कि क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53। गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है गणित कठोर अभ्यास से सीखा जा सकता है। इतना भी कठोर अभ्यास नहीं करना पड़ता, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तब भी हो जाएगा, इतना कठोर अभ्यास करने की क्या ज़रूरत है? गणित सीखने के लिए एक कठिन विषय है, बिल्कुल नहीं।
करना चाहे तो हम कर सकते हैं। आमतौर पर लड़कियां गणित में कमज़ोर होती हैं, ऐसा कुछ नहीं है, हर कोई गणित सीख सकता है। तो सभी गणित क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। पाइथागोरस प्रमेय को सिखाने के लिए एक शिक्षक ने एक शीट वितरित की है जिस पर समकोण वाले 4 त्रिभुजों को खींचा गया था और बच्चे को त्रिभुज की भुजाओं के बीच संबंध खोजने के लिए कहा जाता है। देखो इसमें क्या है, पाइथागोरस सिखा रहा है टीचर सिखा रहा है बच्चों को, उसमें त्रिभुज वगैरह उसने पहले ही दे दी और उसमें बच्चे क्या कर रहे हैं, संबंध खोजने की कोशिश कर रहे हैं इनमें क्या है। तो उपयुक्त परिस्थिति में शिक्षक ने प्रयोग किया। इसमें देखो क्या कह रहा है, आपको ऑलरेडी क्वेश्चन सोल्व कर मतलब एक एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, एग्जाम्पल से जब हम कुछ सीखते हैं तो उसको क्या कहते हैं हम, आगमन विधि। ठीक है, तो उसका ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, निम्न में से कौन सा कथन संकल्पना मानचित्र के बारे में सत्य नहीं है, बताना है। संकल्पना मानचित्र नए शिक्षण को पूर्व ज्ञान से जोड़ने में सहायक है, सही है। संकल्पना मानचित्र अंत संबंधित अवधारणाओं और उन्हें जोड़ने वाले लिंक का संग्रह प्रस्तुत करते हैं, बिल्कुल सही है। संकल्पना मानचित्र केवल शिक्षकों द्वारा बनाया जाना चाहिए, ये तो कोई ज़रूरी नहीं है। संकल्पना मानचित्र प्रकृति में पदानुक्रमित है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56 की, 2/3 + 4/5 है। अब बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें तो आपने जिसमें एलसीएम लेना है, तो क्या आ जाएगा, 3 5 15, 3 5 5 2 10 + 5 3 3 4 12, कितना आ गया 22/15। तो क्या इसको सब्ट्रैक्ट डिवाइड करेंगे 15 से, 15 1 15 7, तो आंसर कितना आ गया 127/15। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की, दिए गए आकारों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक नहीं है, नहीं है बताना है। इनमें से 2 आयत हैं, बिल्कुल ठीक है। सभी समांतर चतुर्भुज हैं, अब देखो समांतर चतुर्भुज तो नहीं है सभी, ठीक है, ये कह रहा है सभी समांतर चतुर्भुज हैं, फिर भी हम चेक कर लेते हैं। इनमें से एक समांतर चतुर्भुज नहीं है, इनमें से 2 समचतुर्भुज हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन सा 11,1111 संख्या का प्रतिनिधित्व करता है। अब देखो इसमें आपको काफ़ी कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन दिए हुए हैं, तो एक बात आपने हमेशा ध्यान रखनी है कि जब हम 11,000 की बात करते हैं ना, इस फॉर्म में तो वो आ नहीं सकता, 2 4 6। अब देखो इसको हम चेक करें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख चला गया ना, हमने तो 11,000 तक रखना है। इसको हम कैसे लिखेंगे, 11,000, 1100 और 11, इनको ऐड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की, तो बिंदु ए और बी नीचे दिखाई गई नंबर रेखा पर संख्याओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो आप देखो ए और बी, हमें ये वाला है ना, इनके बीच में बताना है कि क्या नंबर्स आएंगे बीच में, कितने आएंगे, कितनी इकाइयाँ प्रतिनिधित्व करते हैं। बिंदु ए और बी के बीच की दूरी है। अब देखो पहले हम चेक कर लेते हैं कि जो ये इतना पार्ट है ना, वो कितनी इकाई के बराबर है। तो देखो चेक करेंगे, ये 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, यानी कि जो एक इतना पार्ट है ना, वो 2 इकाई के बराबर है। तो हमें ए से कहाँ जाना है, बी की तरफ जाना है। तो काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी 11 × 2 कितनी इकाइयाँ हो जाएंगी, 22 इकाइयाँ। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। हम लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 3 to 1/4 किलोग्राम चीनी से 1/16 किलोग्राम चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो मैंने डिवीज़न वाली वीडियो बनाई हुई है ना, वो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको, उसमें सिखाया गया कि किस तरीके से करने हैं क्वेश्चन, तो आप देख सकते हैं वहाँ से। सिंपली आपको जो टोटल वैल्यू है ना, उसमें उससे जो गिवन वैल्यू है उसको हम डिवाइड कर देंगे। तो 3 4 12 + 1 13/4 अपॉन में क्या आ जाएगा, 1/16 है। तो कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं, तो ये बात हो रही है, ठीक है। 3 to 1/4 किलोग्राम चीनी से 1/16 किलोग्राम, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 13/4 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 16, तो क्या आ जाएगा आंसर 52। सो आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो 52 पैकेट इससे बनाए जा सकते हैं। सो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो 2080 के सीटेट के एग्ज़ाम में आए हुए थे। तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चन ठीक थे। सो ऐसे ही और क्वेश्चंस देखने के लिए मेरी वीडियो को देखते रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू एंड बाय बाय फॉर नाउ।